Hello friends, I Hitesh sir again welcome you to our class. Guys, अभी हम लोग जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कॉमर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है. आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा. सो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं इसमें. ये अकाउंट्स की तरह नहीं है कि तुम लोगों ने प्रिंसिपल्स याद कर लिए तो आ जाएगा. ये इकोनॉमिक्स आपको इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा. बहुत कुछ है इसमें सीखने को. वैसे गाइस हम लोग आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3 डिमांड. चैप्टर नंबर 1 और 2 थोड़े से बोरिंग चैप्टर हैं, वो हम बाद में करेंगे. फिलहाल 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिर 4th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं चाहता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट में खास करके इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, तो तुम लोगों को ये सब्जेक्ट से कभी डर नहीं लगेगा और बहुत स्कोरिंग भी है. बिफोर मूविंग फर्दर हम लोग डिमांड के बारे में स्टडी करें. मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा. सो लेट्स सी क्या है वो बातें. सो गाइज मेरे पास आपके लिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं. सबसे पहला ये ऑप्शन है टाटा नैनो कार. ये नॉइस टाटा नैनो कार का ही था वैसे. सो इसके कुछ फीचर्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा. सो गाइस दिस इज़ टाटा नैनो कार. 624 सीसी पेट्रोल कार है ये. इसके ट्रांसमिशन की बात करें गियर सिस्टम की तो 4 स्पीड मैनुअल गियर्स हैं और 5 स्पीड सेमी ऑटोमेटिक गियर्स हैं इसमें. एक्सीलरेशन की बात करें तो 0 से 60 किलोमीटर पर आवर जाने में इसको 30 सेकंड्स लगते हैं और माइलेज 25.35 किलोमीटर्स पर लीटर है. काफ़ी अच्छी माइलेज है इसकी. सीटिंग कैपेसिटी 4 पर्सन्स और प्राइस ओनली 2,15,000. ठीक है, इन द ईयर 2018. आपके लिए एक और ऑप्शन है मेरे पास, दिस वन. बहुत ही अच्छी स्पोर्टी कार है. आपने इंजन का आवाज़ भी सुना कितना मस्त है और टाटा नैनो का आपने सुना था कितना क्रैकी साउंड था उसका और ये कितना स्मूथ है. सो इस कार के बारे में डिस्कस करें. ये है BMW Z4 M40i मॉडल. 3000 सीसी पेट्रोल कार है. इसका ट्रांसमिशन 8 स्पीड ऑटोमेटिक है. नैनो कार में हमारे पास 4 स्पीड मैनुअल था और 5 स्पीड सेमी ऑटोमेटिक था. इसमें 8 स्पीड ऑटोमेटिक है. एक्सीलरेशन 0 to 120 किलोमीटर्स पर आवर इन जस्ट 15 सेकंड्स. क्या बात है, क्या स्मूथ इसका पिकअप होगा. उतना ही रफ भी है. माइलेज 14.37 किलोमीटर्स पर लीटर. सीटिंग कैपेसिटी ओनली 2 पर्सन्स. एंड लुक एट द प्राइस गाइस, इट इज़ जस्ट फॉर ₹80,85,000. कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है. 80,85,000. सो गाइस मैंने ये 2 कार्स को इधर रिप्रेजेंट किया है. मैं कोई कार डीलर नहीं हूँ, सबसे पहली बात तो मैं तुम लोगों का टीचर हूँ. बट ये मैंने क्यों रिप्रेजेंट किया, ये इसलिए रिप्रेजेंट किया है कि आपको मैं ऑप्शन देता हूँ इन दोनों में से कौन सी कार आपको चाहिए. मैं गिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी इच्छा जानना चाहता हूँ कौन सी कार आपको पसंद होगी. मुझे तो बट ऑब्वियस है BMW Z4 M40i पसंद आई, टाटा नैनो नहीं. और हम में से काफ़ी सारे लोगों को BMW कार पसंद होगी, आई होप. सो गाइज इंडिया में अगर 130 करोड़ की पॉपुलेशन के सामने मैं ये कार्स को रिप्रेजेंट करूं, मेरे हिसाब से हर बंदा BMW को ही सिलेक्ट करेगा. तो BMW की सोचो कितनी ज़्यादा डिमांड है हमारी कंट्री में. कंपनी को तो खुश हो जाना चाहिए, कितनी सारी डिमांड हमारी कंट्री में. इंडिया में 130 करोड़ लोग हमारी कार चाहते हैं. कंपनी को तो प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए. देखते हैं इस डिमांड के बारे में अब. सो गाइज दिस वॉज द कार विच वॉज हाईली डिमांडेड एज पर आर परसेप्शन. हमारी सोच के हिसाब से इस कार की डिमांड बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में. वी वॉन्ट दिस कार, सो दिस इज कॉल्ड आर डिज़ायर.
बेटा हमको ये कार चाहिए तो ये हमारी डिज़ायर है, हमारी इच्छा है। कैन वी पे सच अ ह्यूज अमाउंट फॉर दिस, दैट इज़ आवर परचेजिंग पावर। क्या हम लोग इसके लिए इतना ज़्यादा अमाउंट पे कर सकते हैं 80 लाख जितना? तो वो हमारा परचेजिंग पावर है। क्या मेरे पास उतना परचेजिंग पावर है कि मैं इसके लिए 80 लाख पे कर सकता हूँ? आर वी रेडी टू पे फॉर दिस नाउ? दैट इज आर रेडीनेस टू पे। क्या हम लोग इसको पे करने के लिए तैयार हैं अभी? परचेजिंग पावर तो है। सपोज किसी पर्सन के पास इस कार की इच्छा भी है, उस पर्सन के पास 80 लाख जितना ह्यूज अमाउंट भी है जो इजीली पे कर सकता है, लेकिन क्या वो इस वक्त इस अमाउंट को पे करने के लिए तैयार है, इतने रुपए खर्च करने के लिए तैयार है? उसको हम लोग बोलते हैं रेडीनेस टू पे। ही इज़ रेडी टू पे फॉर इट। अब गाइज इन तीनों को अगर जोड़ा जाए, डिज़ायर, परचेजिंग पावर, रेडीनेस टू पे, तब जाके हम बोल सकते हैं इस कार की डिमांड है। आया समझ में? मुझे ये कार चाहिए, वो मेरी डिमांड नहीं है कंपनी के हिसाब से, इकोनॉमिक्स के हिसाब से। मुझे ये कार चाहिए, वो सिर्फ मेरी डिज़ायर है। मेरे पास इसको पे करने के लिए पैसे हैं क्या नहीं, परचेजिंग पावर है क्या नहीं, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। अब मेरे पास इसको पे करने के लिए ह्यूज अमाउंट भी अवेलेबल है, तो दैट इज़ माई परचेजिंग पावर। मेरे पास इसको परचेज करने का पूरा पावर है अगर मेरे पास 80 लाख रुपीज़ हैं तो। अब बात है कि मेरे पास इस कार की इच्छा भी है, मुझे ये कार की, मेरे पास 80 लाख रुपीज़ भी है, लेकिन क्या मैं ये 80 लाख रुपीज़ इस कार पे खर्च करने के लिए अभी तैयार हूँ? उसको हम बोलते हैं रेडीनेस टू पे। अगर ये तीनों कंडीशंस हैं तो मेरे लिए ये कार की डिमांड है, तो कंपनी मेरे लिए ये कार प्रोडक्शन करेगी। आया समझ में डिमांड? सो गाइस लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ डिमांड। एवरीबडी रिक्वायर्स गुड्स और सर्विस टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। हमको हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, इच्छाएं पूरी करने के लिए काफ़ी सारे गुड्स और सर्विसेज चाहिए। दिस काइंड ऑफ डिज़ायर इज जनरली कंसिडर्ड एज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। और हम लोगों के लिए ये डिज़ायर को ही हम डिमांड समझ लेते हैं। कॉमन पर्सन डिज़ायर को ही डिमांड समझता है, लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं करता है। बट इन इकोनॉमिक्स डिज़ायर इज नॉट डिमांड। इकोनॉमिक्स में डिज़ायर मतलब डिमांड नहीं होता है। So a cart puller can desire for a big bungalow, but as he has no economic power to purchase it, his desire cannot be his demand. बेटा जो मजदूरी करने वाला बंदा है, जो दिन भर मजदूरी करके अपना घर चला रहा है, उसको भी बड़े बंगले की इच्छा है, लेकिन ये बड़े बंगले की इच्छा, ये डिज़ायर डिमांड नहीं है इकोनॉमिक्स के हिसाब से, क्योंकि उसके पास इस बंगले के लिए परचेजिंग पावर नहीं है। Even though desire and purchasing power are there, but in absence of readiness to purchase, desire cannot be a demand. अब हम लोग एज्यूम करें किसी पर्सन के पास डिज़ायर भी है और परचेजिंग पावर भी है, लेकिन अगर वो फिलहाल उस अमाउंट को पे करने के लिए तैयार नहीं है, तो डिमांड नहीं हो सकती। आया समझ में? तो डिज़ायर, परचेजिंग पावर और रेडीनेस टू पे, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए डिमांड के लिए। So let us look at the definition of demand. Demand is the quantity of a commodity which a buyer desires, is able and willing to buy at a given price and a given point of time. वही तीन बातें बेटा। Demand is the quantity of a commodity which a buyer desire. जो क्वांटिटी बायर डिज़ायर करता है परचेज करने की, इज एबल, वो एबल भी है, उसके पास परचेजिंग पावर भी है, और विलिंगनेस टू बाय मतलब रेडीनेस टू पे भी है एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट, उसको हम बोलते हैं डिमांड। सो डिमांड इक्वल्स टू डिजायर प्लस परचेजिंग पावर प्लस रेडीनेस टू पे। आई होप गाइज आपको डिमांड पता चल गया होगा क्या है डिमांड। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स यानी होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग। ध्यान रखना जो बता रहा हूँ बेटा, डिटर्मिनेंट्स यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है प्राइस। प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ कंज्यूमर टू मेक परचेज। बेटा हम लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, सबसे पहले उसके प्राइस के बारे में सोचते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट को अफेक्ट करने के लिए। एट लोअर प्राइस डिमांड इज हाई एंड एट हायर प्राइस डिमांड विल बी लेस।
क्या दिया है बेटा, किसी भी चीज़ का प्राइस कम हो जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। सो बेटा उल्टा रिलेशन है प्राइस और डिमांड में, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, और प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम। Hence there is an inverse relation between price and demand। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान रखना, उल्टा रिलेशन है प्राइस और डिमांड में, ठीक है। इनवर्स रिलेशन मीन्स उल्टा रिलेशन। नेक्स्ट फैक्टर है बेटा डिमांड को अफेक्ट करता है, दैट इज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जितने ज़्यादा कंज्यूमर बढ़ेंगे उतने डिमांड बढ़ेगी। विथ मोर पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज एंड दैट विल इंक्रीज द डिमांड। सो बेटा पॉपुलेशन बढ़ती जाती है या लोग माइग्रेट होकर आते जाते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, कंज्यूमर्स बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। एज अगेंस्ट दिस द डिमांड विल डिक्रीज इन द ऑपोजिट सिचुएशन। अगर पॉपुलेशन कम हो गई, माइग्रेंट्स कम हो गए, लोग कम हो गए तो डिमांड कम हो जाती है। अब सोचो बेटा, अमेरिका में 30 करोड़ लोग हैं और इंडिया में 130 करोड़ हैं, कहाँ पर बर्गर ज़्यादा खाते होंगे लोग? बट ऑब्वियस है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में लोग ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है। आया समझ में? नेक्स्ट फैक्टर है डिमांड को अफेक्ट करता है, वो है कंज्यूमर्स इनकम, यानी हम सब लोगों की इनकम। बेटा एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा इसको डिस्कस करने से पहले, अगर हमको पता चल जाए हमारे पेरेंट्स की या हमारी इनकम बढ़ गई है, प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो क्या हम लोग डिमांड बढ़ाएंगे या कम करेंगे? बट ऑब्वियस है हम डिमांड बढ़ाएंगे। इनकम बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, इनकम कम हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, एक ही डायरेक्शन में चलता है। एज कंज्यूमर्स इनकम डिसाइड्स हिज परचेजिंग पावर, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू डिमांड। तो ध्यान रखना बेटा, हमारी इनकम हमारा परचेजिंग पावर डिसाइड करता है। मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरा परचेजिंग पावर बढ़ेगा, और इसीलिए मेरी इनकम का और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। इंक्रीज इन इनकम विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन इनकम विल रिजल्ट इन फॉल इन डिमांड। सो बेटा इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, और इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। बेटा प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी मतलब किसी और प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से किसी और प्रोडक्ट की डिमांड पे असर पड़ सकता है। आया समझ में? अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने से पहले दो बातें आपके साथ शेयर करूंगा प्रोडक्ट के टाइप्स के बारे में। बेटा कुछ प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं और कुछ प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सब्सटीट्यूट मतलब होते हैं जो एक की जगह दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा हो, चाय की जगह कॉफ़ी, उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट वो होते हैं जो दोनों साथ साथ में रहते हैं, जैसे कार और पेट्रोल, ब्रेड और बटर। सो पहले हम लोग थोड़ा उसको डिस्कस करें, फिर देखते हैं एक की प्राइस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो दूसरे की डिमांड पे क्या असर होगा। सो पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट को। बेटा हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, थम्स अप एंड पेप्सी, दो कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ये सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है। थम्स अप की जगह पेप्सी चल जाएगा, पेप्सी की जगह थम्स अप चल जाएगा। फिलहाल हमको वो रिजिड नहीं रहना है, नहीं सर मैं तो थम्स अप ही पीता हूँ, टेस्ट द थंडर। तो बेटा ठीक है, वो आपका नेचर है, वो सबका नहीं है। फिलहाल हम लोग जनरल परसेप्शन के बारे में सोच रहे हैं, आपके नेचर के बारे में नहीं। सो इसलिए दो प्रोडक्ट्स हम लोग सब्सटीट्यूट की तरह गिनेंगे, थम्स अप या पेप्सी, ठीक है। अब बेटा अगर थम्स अप का प्राइस बढ़ जाए, थम्स अप का प्राइस बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए, जो बोतल आपको 20 रुपये में मिल रही है वो 40 रुपीज़ हो जाए, 50 रुपीज़ हो जाए, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि थम्स अप बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, इट्स बेटर कि हम लोग पेप्सी पी लेते हैं, है ना। सो इसलिए क्या होगा बेटा, थम्स अप के प्राइस बढ़ने की वजह से थम्स अप की डिमांड कम हो जाएगी,
सामने से पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। आया समझ में? थम्स अप का प्राइस बढ़ जाता है तो थम्स अप की डिमांड कम हो जाती है और पेप्सी की डिमांड बढ़ जाती है। अब सोचो बेटा, घर पे गेस्ट आ गए, वैसे तो नहीं आए तो बेटर है, लॉकडाउन है, लेकिन अगर आ गए और मम्मी ने बोला कि कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, अब थम्स अप अगर महंगी मिली तो क्या लेकर आओगे? पेप्सी। हमको कहाँ मैटर कर रहा है? तो इसलिए बेटा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में डायरेक्ट रिलेशन है। सो हमने प्राइस और डिमांड के बारे में इन्वर्स रिलेशन पढ़ा है, वो सही है, इन्वर्स होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में कैसा रिलेशन हो जाएगा बेटा? डायरेक्ट रिलेशन। ध्यान रखना, जो बता रहा हूँ एमसीक्यू में बहुत काम का आता है बेटा। सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट। एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है? सो डिमांड फॉर बेसिक कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज एज इट इज कंपेटिबल, दैट इज उसको रिप्लेस कर सकता है। तो एक प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड ऑफ टी विल इंक्रीज एज द प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज। अगर कॉफ़ी महंगी हो गई बहुत ज़्यादा तो लोग कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पियेंगे, लोग चाय पीने पे चले जाएंगे। आया समझ में? फॉर रिफ्रेशमेंट शिफ्ट हो जाएंगे लोग, अपना टेस्ट थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे। ठीक है? इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार और पेट्रोल दोनों साथ साथ में रहते हैं जो, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। आया समझ में? अब बेटा क्या होगा, सपोज कार का प्राइस बढ़ गया, कार बहुत महंगी हो जाएगी तो लोग कार परचेज नहीं करेंगे, और कार परचेज नहीं करेंगे तो पेट्रोल भी परचेज नहीं करेंगे, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। आया समझ में? अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कार की डिमांड नहीं करेंगे, कार की डिमांड नहीं करेंगे तो पेट्रोल की भी इतनी डिमांड नहीं करेंगे। तो बेटा ये याद रखना हो, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा रिलेशन है। जो भी प्रोडक्ट आप पिक करते हो उसकी प्राइस की वजह से उसी की डिमांड पे फोकस करो। जब भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा, पेप्सी का प्राइस बढ़ने की वजह से पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी, थम्स अप की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर कार का प्राइस बढ़ेगा, कार का प्राइस बढ़ेगा तो कार की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा बेटा? कार की डिमांड कम हो जाएगी, कार महंगी हो जाएगी तो लोग कार परचेस नहीं करेंगे। अब कार की डिमांड कम हो जाएगी तो पेट्रोल की भी डिमांड कम हो जाएगी। सो इन द सेम वे डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीज विद द डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सपोज कार का प्राइस कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो लोग कार परचेस करेंगे, कार परचेस करेंगे तो पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ेगी। व्हेन द प्राइस ऑफ कार डिक्रीजेज द डिमांड फॉर पेट्रोल इंक्रीजेस। उल्टा रिलेशन, कार का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, कार का प्राइस कम हो जाएगा तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। आया समझ में? प्राइजेस ऑफ अदर कमोडिटी कैसे असर करता है डिमांड पे। नेक्स्ट है बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। अब बेटा सपोज किसी पर्सन के घर में शादी होती है, 6 महीने बाद का मुहूर्त डिसाइड होता है, 6 महीने बाद शादी होगी घर में, किसी पर्सन की बेटी की शादी है। अब उसको गोल्ड परचेस करना है बेटी के लिए। सपोज उसको लग रहा है कि ये गोल्ड मैं 4-5 महीने बाद परचेस करने जाऊंगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो पर्सन को क्या करना चाहिए? एक्सीलेंट, उसको आज ही गोल्ड परचेस कर लेना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। तो अगर बेटा लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो आज डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरीके से उस पर्सन को लगता है कि गोल्ड का प्राइस 2-4 महीने के बाद बहुत कम होने वाला है, फ्यूचर प्राइस कम होगा, उसको अंदाज़ा है, तो क्या करेगा बेटा? वो आज गोल्ड परचेस नहीं करेगा, फ्यूचर में परचेस करेगा। सो इसलिए अगर लगता है फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो आज की डिमांड कम हो जाती है। So as consumer expect price to increase in future, the present demand for commodity increases. फ्यूचर में लग रहा है प्राइस बढ़ेगा, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो आज खरीद लो ना, तो इसलिए आज डिमांड बढ़ जाएगी। एंड विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस रिडक्शन इन फ्यूचर द प्रेजेंट डिमांड डिक्रीजेस। और लग रहा है फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा तो आज मत खरीदो, रहने दो, फ्यूचर में खरीद लेना, तो आज की डिमांड कम हो जाएगी। आया समझ में? सो फ्यूचर का प्राइस बढ़ेगा तो आज की डिमांड बढ़ेगी, फ्यूचर का प्राइस कम हो जाएगा तो आज की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट है कंज्यूमर्स टेस्ट।
हम सबका टेस्ट और प्रेफरेंस कैसा है। विथ अ चेंज इन टेस्ट, चॉइस, इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ एनी कमोडिटी, द डिमांड इंक्रीजेज फॉर द सेम। अब बेटा किसी भी प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर का टेस्ट, चॉइस या इंटरेस्ट चेंज हो जाता है तो डिमांड में चेंज आता ही है। से फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में मैकडोनल्ड्स जब पहले बार आया था, नया नया मैकडोनल्ड्स आया था, तो एक नॉनवेज आउटलेट की तरह आया था। उस टाइम पे लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम इंडियंस नॉनवेज नहीं खाते, हम लोग बहुत धार्मिक है, ये सब बातों से उसको एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इतना सेल नहीं मिला। वो चला गया इंडिया छोड़ के, उसने छोड़ दिया। फिर उसको लगा यार इंडिया बहुत बड़ा मार्केट तो है ही, 100 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो इसलिए उसने इंडिया में वेज इंट्रोड्यूस किया अपने आप को। इट वॉज द वेज बर्गर विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैकडोनल्ड्स, मैक आलू टिक्की। अब इंडियंस ने उसको एक्सेप्ट किया, वेज फूड बहुत ज़्यादा चलने लगा मैकडोनल्ड्स में। ये धीरे धीरे लोगों को मैकडोनल्ड्स की हैबिट पड़ गई। फिर मैकडोनल्ड्स ने वेज के साथ साथ नॉन वेज भी इंट्रोड्यूस कर दिया और एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कर दिया कि हमारे यहाँ पे वेज का किचन अलग है, नॉन वेज का किचन अलग है। लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लोगों ने वेज भी खाना शुरू किया और नॉन वेजिटेरियंस ने वहाँ पे नॉन वेज भी खाना शुरू किया। अब लोगों की सोच बदल गई, टेस्ट बदल गया। आज मैकडोनल्ड्स की सेल्स बढ़ गई। तो जिस प्रोडक्ट को हम लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था, आज वो प्रोडक्ट भी हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया, आज उसकी डिमांड बढ़ गई। आया समझ में ये कैसे अफेक्ट करता है बेटा किसी प्रोडक्ट को। सो दीज वर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कंज्यूमर्स टेस्ट चेंजेस बिकॉज ऑफ मास मीडिया। अब ये बेटा ये टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इसमें एडवर्टाइजमेंट की वजह से कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस बदल जाता है, लोगों की हैबिट चेंज हो जाती है, तो प्रोडक्ट की डिमांड पे असर पड़ता ही है। अब बात करते हैं बेटा हम इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड के बारे में। अ कंज्यूमर परचेजेज अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस इन द मार्केट, इट इज कंसीडर्ड एज इंडिविजुअल डिमांड और अ फैमिली डिमांड। अ कंज्यूमर दिया है बेटा यहाँ पे, एक कंज्यूमर अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करता है एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम, तो उसको इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। इंडिविजुअल डिमांड एक पर्सन की भी हो सकती है या एक फैमिली की भी हो सकती है, ठीक है। मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स। अब सभी इंडिविजुअल्स की डिमांड को टोटल कर दो बेटा तो वो मार्केट डिमांड हो जाएगा, ठीक है। सो द टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। सो बेटा यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, प्राइस दिया हुआ है ए, बी और सी, 3 कंज्यूमर्स हैं हमारे पास। आप देखो प्राइस जैसे ही कम हुआ 40, 30, 20, 10, तो डिमांड बढ़ती गई। ए की डिमांड बढ़ गई, बी की भी बढ़ गई और सी की भी। अब बेटा सबसे पहले प्राइस 40 पे ए की डिमांड कितनी दी हुई है बेटा 15 यूनिट्स, बी की डिमांड कितनी दी हुई है 10 यूनिट्स और सी की डिमांड दी हुई है 20। 15, 10, 20 तीनों को प्लस करेंगे तो बेटा 45 जो है वो टोटल डिमांड हो गई, वो मार्केट डिमांड हो गई। आया समझ में। प्राइस 40 पे ए के 15 यूनिट्स दिए हुए, बी के 10 यूनिट्स दिए हुए, सी के 20 यूनिट्स दिए हुए, टोटल डिमांड हो गई 45, तो वो मार्केट डिमांड है, ठीक है। डन। अब गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, लॉ ऑफ डिमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए पक्का आएगा ही एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आएगा। फर्स्ट टर्म में भी आएगा, सेकंड टर्म में भी आएगा, अगर ये चैप्टर है सेकंड टर्म में तो ये चैप्टर में आता ही है ये क्वेश्चन। हर एक स्कूल में ज़्यादातर केस में आता ही है लॉ ऑफ डिमांड। देखते हैं क्या है ये लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख दो बेटा। हम लोगों ने जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़े, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े, कौन से पढ़े थे बेटा। प्राइस पढ़ा था हम लोगों ने, इनकम, ठीक है। फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स पढ़ा, प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट, फ्यूचर प्राइस, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस जो हमने पढ़ा, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सब चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की थी जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में। सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखो, सिर्फ एक ही फैक्टर पे ध्यान दो, प्राइस पे। कौन से फैक्टर पे बेटा, प्राइस पे। व्हेन प्राइस इंक्रीज, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, पढ़ा था हमने, डिमांड डिक्रीजेस, डिमांड कम हो जाती है। सो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। आया समझ में। इसको हम बोलते हैं
लॉ ऑफ डिमांड, जहाँ पर बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख देने का, सिर्फ प्राइस का इम्पैक्ट सोचने का डिमांड पे क्या पड़ेगा। सो बेटा जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इन्वर्स रिलेशन जो हमने पहले स्टडी किया था इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब ये इतना सिंपल टॉपिक 5 मार्क्स में कैसे है, तो बेटा ये बहुत लेंथी टॉपिक है। अब इसके डिमांड शेड्यूल के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो दिस इज डिमांड शेड्यूल बोलते हैं बेटा इसको। हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, A, B, C एंड D। प्राइस दिया हुआ है पर केजी का इन रुपीज़ और क्वांटिटी डिमांडेड दिया हुआ है इन यूनिट्स। ठीक है, आपको ये डिमांड शेड्यूल भी बनाना है एग्जाम में, इस आंसर में। सो बेटा जब प्राइस 15 है तो डिमांड कितनी है, 10 यूनिट्स की। ठीक है, जैसे ही प्राइस कम हो गया, 13 रुपीज़ हो गया, तो डिमांड बढ़ गई। कितनी हो गई बेटा, 20 यूनिट्स की। ठीक है, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई। अब प्राइस को और कम कर देते हैं, 11 रुपीज़, तो डिमांड हो गई 30 यूनिट्स की। प्राइस को और कम कर देते हैं 9 रुपीज़, तो डिमांड हो गई 40 यूनिट्स की। सो जैसे ही प्राइस कम होता गया तो डिमांड बढ़ती गई। बेटा आप एग्ज़ाम में यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हो, आपको खाली इतनी बात दिमाग में रखनी है, प्राइस कम करते जाना, डिमांड बढ़ाते जाना। ठीक है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होगा। ठीक है बेटा। सो दिस वाज द डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब बेटा इसको हम लोग डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग पहले 2 लाइंस बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, डायग्राम बनाना है बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन, वहाँ पर बेटा हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। एक्स एक्सिस पे हमेशा डिमांड आएगा। ठीक है, और वाई एक्सिस पे आएगा प्राइस। आया समझ में बेटा, एक्स एक्सिस पे हमेशा डिमांड और वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस, ध्यान रखना बेटा। अब ये क्वांटिटी डिमांडेड देखो कितनी दी हुई है ऊपर शेड्यूल में, 10, 20, 30, 40। तो इसलिए इधर हो गया 10, 20, 30, 40। ठीक है, प्राइस कितना दिया है बेटा, 15, 13, 11, 9। सो प्राइस नीचे से बढ़ता जाएगा ऊपर, 9, 11, 13, 15। ठीक है, उल्टा मत कर देना, नीचे पहले 15 फिर 13 फिर 11 फिर 9, ऐसे नहीं करते हैं। जैसे ऊपर बढ़ता रहेगा तो नंबर बढ़ता जाएगा। सो 15, 13, 11, 9 ऊपर से आएगा और नीचे से 9, 11, 13, 15। ठीक है बेटा, अब इसका डायग्राम बनाना है हमको। कैसे बनेगा वो देखो, डिमांड का हमको फाइंड करना है। जब प्राइस 15 था बेटा तो डिमांड कितनी थी, 10 यूनिट्स। ध्यान रखना बेटा ये कैसे बनेगा। अब प्राइस 15 है तो डिमांड कितनी है, 10। हमारा प्राइस कौन से एक्सिस पे दिया है बेटा, वाई एक्सिस पे। ये रहा प्राइस 15 रुपीज़ और डिमांड कितनी है बेटा, 10 यूनिट्स की। ठीक है, प्राइस 15 और डिमांड है 10 यूनिट्स। यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा अब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा जब प्राइस 13 है तो डिमांड कितनी है, 20 यूनिट्स की। प्राइस 13 पे डिमांड 20 यूनिट्स। सो बेटा यहाँ पर ये प्राइस 13, ठीक है, प्राइस पे वाई एक्सिस पे, और ये डिमांड हो गई 20 यूनिट्स की। ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट होंगे और वहाँ पर एक और पॉइंट बनेगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट हमारा प्राइस है बेटा 11, तो डिमांड है 30 यूनिट्स की। सो नेक्स्ट प्राइस वाई एक्सिस पे रहेगा बेटा 11 और डिमांड रहेगी 30 यूनिट्स की एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे, एक और पॉइंट बनेगा बेटा। डन। नेक्स्ट प्राइस है बेटा 9 रुपीज़ और डिमांड है 40 यूनिट्स की। सो वाई एक्सिस पे प्राइस पे 9 रुपीज़ और एक्स एक्सिस पे डिमांड 40 यूनिट्स की, और यहाँ पर एक और पॉइंट बनेगा। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स A, B, C एंड D। और इन चारों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे हम लोग बेटा एक लाइन बना के, तो हमको मिलेगा डिमांड कर्व। ठीक है बेटा, इस लाइन को क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिटेल में इसके बारे में बेटा। सो द डिमांड कर्व स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। कैसा स्लोप होगा बेटा डिमांड कर्व का, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है बेटा, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है, बिकॉज प्राइस और डिमांड में उल्टा रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी।
प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो दोनों में से कोई एक चीज़ कम होगी, या तो प्राइस कम होगा या डिमांड कम होगी, तो इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा। द डिमांड कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। कैसा स्लोप है बेटा इसका? नेगेटिव स्लोप। ध्यान रखना, डिमांड कर्व का कैसा स्लोप होता है? नेगेटिव स्लोप। In this manner, the law of demand explains the inverse relationship between price and quantity demanded. So बेटा, लॉ ऑफ डिमांड हमको इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी में, ठीक है। दिस लॉ ऑफ डिमांड वॉज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लॉ ऑफ डिमांड was given by dash. The law of demand was given by Professor Alfred Marshall, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, why there is inverse relationship between price and demand। क्यों है उल्टा रिलेशन ये प्राइस और डिमांड में? दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, जो हम लोगों ने पेप्सी और थम्सअप में पढ़ा था, आपको याद हो तो बेटा, पढ़ा था ना बेटा। अगर थम्सअप का प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर किस में शिफ्ट हो जाएगा? पेप्सी में। कंज्यूमर सब्सटीट्यूट कर देगा प्रोडक्ट अपना, चेंज कर देगा, तो सब्सटीट्यूट इफेक्ट है। सो अ कमोडिटी प्राइस ऑफ विच फॉल्स इज चीपर देन इट्स सब्सटीट्यूट्स, कंज्यूमर ऑफ सब्सटीट्यूट्स ऑल्सो टेंड टू कंज्यूम द सेम, दिस इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब बेटा क्या होता है, किसी भी चीज़ का प्राइस कम हो जाए, किसी भी चीज़ का प्राइस कम हो जाए तो कंज्यूमर उसको परचेस करते हैं ज़्यादा। से फॉर एग्जांपल पेप्सी और थम्सअप दोनों 20 रुपीज़ के थे, दोनों का प्राइस कितना बेटा? 20 रुपीज़। अगर पेप्सी ने अपना प्राइस कम कर दिया, 20 से 15 कर दिया, पेप्सी ने अपना प्राइस कम कर दिया, 20 से 15 कर दिया, तो काफ़ी सारे थम्सअप वाले भी पेप्सी पे आ जाएंगे। इसको बोलते हैं कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? शिफ्ट हो जाएगा। किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा बेटा? जिसका प्राइस कम हो गया। तो इसलिए पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसका प्राइस कम हो गया उसकी डिमांड बढ़ गई। सो प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा। आया समझ में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बेटा? फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ व्हीट फॉल्स, अगर व्हीट सस्ता हो गया, देन द कंज्यूमर ऑफ ज्वार वुड ऑल्सो शिफ्ट टू यूज व्हीट, तो ज्वार के कंज्यूमर भी व्हीट पे चले जाएंगे। देयरफॉर डिमांड फॉर व्हीट इंक्रीज विथ फॉल इन प्राइस, इसलिए व्हीट की डिमांड बढ़ गई प्राइस कम होते ही। नेक्स्ट रीजन है बेटा इनकम इफेक्ट। दूसरा रीजन होता है इनकम इफेक्ट। एज प्राइस फॉल्स द रियल इनकम और परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। बेटा प्राइस कम होते ही हमारा परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, प्रोडक्ट खरीद करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। कैसे बेटा क्षमता बढ़ जाती है हमारा? कैसे परचेजिंग पावर बढ़ता है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कंज्यूमर हैज ₹100। ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर यानी कस्टमर, ग्राहक, ठीक है, यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट। तो किसी एक कंज्यूमर के पास 100 रुपये हैं, सपोज आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है बेटा। प्राइस ऑफ व्हीट इज़ ₹25 पर केजी, और व्हीट का प्राइस कितना है? 25 रुपीज़ पर केजी, 1 किलो का 25 रुपये। आपके पास 100 रुपये हैं और व्हीट का प्राइस है 25 रुपये 1 किलो का। देन कंज्यूमर कैन बाय 4 kg ऑफ व्हीट, तो आप 100 रुपये में कितना केजी परचेस कर सकते हो? 4 kg, ठीक है। आया समझ में बेटा? 25 रुपीज़ इंटू 4 करेंगे, 4 kg, तो कितना हो जाएगा बेटा? 100 रुपीज़ खर्च हो गए हमारे। इफ़ द प्राइस ऑफ व्हीट फॉल्स टू ₹20 पर केजी, अब सपोज व्हीट का प्राइस कम हो गया, ₹20 पर केजी, 20 रुपये सिर्फ, देन द कंज्यूमर वुड बी एबल टू बाय 5 kg इंस्टेड ऑफ 4 kg। क्योंकि बेटा अब आप 100 रुपये खर्च करोगे, 20 रुपये किलो के हिसाब से कोई चीज़ परचेस करोगे तो कितना किलो परचेस कर सकते हो? 5 किलो। 20 रुपये, 20 रुपीज़ इंटू 5 kg, तो कितना हो जाएगा? ₹100। सो बेटा जहाँ पर पहले हम लोग 4 किलो खरीद पा रहे थे, अब प्राइस कम होने की वजह से हम कितना परचेस कर पा रहे हैं? 5 किलो। तो इसलिए बेटा हमारी डिमांड बढ़ गई। इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। आया समझ में? हमारा परचेसिंग पावर बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट, ठीक है। दिस शोज दैट द परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर इज रेज्ड, दिस इज इनकम इफेक्ट। अब बात करते हैं बेटा एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है ना। ये लॉ ऑफ डिमांड यानी क्या था बेटा? प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन। लॉ ऑफ डिमांड यानी क्या होता है बेटा?
प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ मैटर ऐसे हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी, ऐसा हर बार नहीं होता है, या प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ऐसा भी हर बार नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिस पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। देखते हैं कौन से। जनरली विथ फॉल इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। जैसे हमने पहले पढ़ा बेटा, प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड विच शोज दैट विथ राइज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज एंड विथ फॉल इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज। कभी कभार बेटा क्या होता है, प्राइस बढ़ने की वजह से, वैसे तो प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन कभी कभार प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, ऐसा भी होता है। उसको बोलते हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। सो दिस इज डिमांड शेड्यूल बोलते हैं बेटा इसको। हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी एंड डी। प्राइस दिया हुआ है पर केजी का इन रुपीज़ और क्वांटिटी डिमांडेड दिया हुआ है इन यूनिट्स। ठीक है, आपको ये डिमांड शेड्यूल भी बनाना है एग्जाम में, इस आंसर में। सो बेटा जब प्राइस 15 है तो डिमांड कितनी है, 10 यूनिट्स की। ठीक है, जैसे ही प्राइस कम हो गया, 13 रुपीज़ हो गया, तो डिमांड बढ़ गई, कितनी हो गई बेटा, 20 यूनिट्स की। ठीक है, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई। अब प्राइस को और कम कर देते हैं, 11 रुपीज़, तो डिमांड हो गई 30 यूनिट्स की। प्राइस को और कम कर देते हैं 9 रुपीज़, तो डिमांड हो गई 40 यूनिट्स की। सो जैसे ही प्राइस कम होता गया तो डिमांड बढ़ती गई। बेटा आप एग्ज़ाम में यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हो, आपको खाली इतनी बात दिमाग में रखनी है, प्राइस कम करते जाना, डिमांड बढ़ाते जाना। ठीक है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होगा। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल में देखते हैं बेटा इसको। फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ बासमती राइस इज 70 पर के जी एंड प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी राइस इज ₹50 पर के जी। बासमती राइस का प्राइस कितना है बेटा, 70 रुपीज़, और ऑर्डिनरी सिंपल राइस का प्राइस है 50 रुपीज़। अब पुअर क्लास वाला 50 रुपीज़ को पहले प्रेफर करेगा। इफ द प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी राइस फॉल्स टू ₹30 पर के जी, मैनी पीपल मे शिफ्ट टू बासमती राइस। अब बेटा क्या होगा, काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं 50 रुपये तो है मेरे पास, 30 रुपीज़ वाले राइस परचेस करने से 50 रुपये की बासमती परचेस करता हूँ। आज का दिन मैं अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेस कर लेता हूँ। अब ये हर बार नहीं होगा, इधर मैनी पीपल दिया है, हर एक पर्सन ऐसा नहीं करेगा बेटा। लेकिन काफ़ी सारे सोचेंगे यार 50 रुपीज़ खर्च कर पा रहा हूँ तो क्यों ना अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेस कर लूँ। आया समझ में। तो ऑर्डिनरी राइस का प्राइस कम हो गया तो उसकी डिमांड बढ़नी थी, लेकिन काफ़ी सारे लोग उल्टा उसकी डिमांड कम कर देते हैं, अच्छी क्वालिटी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। एज पीपल वर रेडी टू पे ₹50 फॉर 1 kg ऑफ राइस, now in this case they would try to get better standard of living by paying a bit higher for basmati rice। अब वो कंज्यूमर सोच रहा है 50 रुपये तो है मेरे पास, वो 30 के कंपेयर में 50 को कंपेयर कर रहा है तो अपने आप को रिच समझ रहा है, तो वो सोच रहा है थोड़ा और ऐड करके अच्छी क्वालिटी परचेस कर लेता हूँ। अब बात करते हैं बेटा गुड्स विथ प्रेस्टीज वैल्यू। बेटा तुम लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी है? 3 इडियट्स में एक इडियट था। ऐसा कैसे? 3 इडियट्स में एक इडियट था। एक्चुअली वो 3 इडियट्स मूवी में जो तीनों लीडिंग एक्टर्स थे, माधवन, आमिर खान और शर्मन जोशी, वो तीनों के तीनों इडियट्स नहीं थे, इडियट एक ही था उस पूरी मूवी में।
वो था करीना कपूर का फियांसे, आपको ध्यान हो तो, है ना। करीना कपूर का फियांसे जो उस मूवी में था वो एक इडियट पर्सन था उस मूवी में, सुहास नाम था उसका, जो उसको बोलता भी है गधा, करीना कपूर भी बोलती है गधे। क्यों गधा है वो, इडियट क्यों है वो पूरा दिन प्राइस टैग के बारे में बात करता रहता है ना। मेरी 40,000 की शेरवानी, है ना, $2,000 के शूज़, लिमिटेड एडिशन वॉच, ये सब प्रेस्टीज वैल्यू डिजर्व करते हैं, अमीरों के गुड्स हैं, रिच क्लास के गुड्स हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा, देखो, सर्टेन हाई प्राइस गुड्स लाइक डायमंड्स, रियल पर्ल्स और गोल्ड कंटेंट्स प्रेस्टीज वैल्यू। सो डायमंड, रियल पर्ल्स और गोल्ड एक अच्छी वैल्यू बनते हैं, प्रेस्टीज वैल्यू है, इज्जतदार गुड्स हैं वो। एट हाई प्राइस हाई इनकम ग्रुप इंक्रीज इट्स डिमांड फॉर सच गुड्स एंड इन रिवर्स इट डिक्रीज इट्स डिमांड एट लोअर प्राइस। कभी कभार क्या होता है बेटा, जब भी ऐसे कुछ गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो रिच क्लास के लोग और परचेज करते हैं, अपना नाम, अपनी शोहरत के लिए, अपने एक प्रेस्टीज दिखाने के लिए। लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं तो रिच क्लास के लोग परचेज नहीं करते, ना बोल देते हैं नहीं अब हमारे रिच क्लास का गुड्स नहीं रहा। गोल्ड का प्राइस कम हो जाएगा तो रिच क्लास के लोग डायमंड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपना एक स्टेटस शो करना होता है। हायर इट कैन बी पॉसिबल फॉर मिडिल क्लास टू इंक्रीज देयर डिमांड फॉर सच गुड्स। लेकिन मिडिल क्लास तो डिमांड बढ़ाएगा ना, आज गोल्ड का प्राइस कम हो गया तो मिडिल क्लास डिमांड बढ़ाएगा ही, रिच क्लास के लोग परचेज नहीं करेंगे। प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है, मिडिल क्लास के लोगों के लिए डिमांड बढ़ेगी भी, लेकिन रिच क्लास के लोगों के लिए डिमांड कम हो जाएगी। आया समझ में। लेकिन ये एक्सेप्शन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं, इसलिए ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी। इनफैक्ट द लॉ ऑफ डिमांड अफेक्ट द टोटल डिमांड, नॉट द इंडिविजुअल डिमांड। अब बेटा कुछ रिच क्लास के लोगों की वजह से गोल्ड की इतनी ज़्यादा डिमांड कम नहीं हो जाती है, या इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं जाती है। लॉ ऑफ डिमांड मार्केट डिमांड पे फोकस करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन पे नहीं। अगर गोल्ड का प्राइस कम हो गया, कुछ रिच क्लास के लोग उसको परचेस नहीं भी करेंगे, लेकिन ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग उसको परचेस करेंगे ही, ओवरऑल डिमांड तो बढ़ेगी। आया समझ में। सो दिस एक्सेप्शन इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल एज रियल एक्सेप्शन। ठीक है, ये रियल एक्सेप्शन नहीं माना जाएगा। सो बेटा नेक्स्ट है एक्सेप्शन हमारा, लास्ट एक्सेप्शन, लो प्राइस गुड्स, एकदम सस्ते वाले गुड्स जिस पर हम लोग ज़्यादा खर्च ही नहीं करते, हम लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हमारी इनकम का कुछ। देयर आर सम लो प्राइस गुड्स लाइक सॉल्ट, पिन, मैच बॉक्स एक्सेट्रा, फॉर विच कंज्यूमर स्पेंड्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज टोटल इनकम। हम लोग ज़्यादा खर्च नहीं करते इन सब गुड्स पे। सो चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स इनसिग्निफिकेंट चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। तो बेटा इसके प्राइस पे कुछ असर पड़ जाए तो हमारी डिमांड पर इतना असर नहीं पड़ता है। से फॉर एग्जांपल सॉल्ट, टाटा नमक कितने का है, देश का नमक, टाटा नमक कितने का है, हमारे देश का नमक 20 रुपये का, सपोज ऑलमोस्ट 20 के आसपास है। सो 20 रुपये का नमक अगर 10 रुपये हो जाए बेटा, सस्ता हो जाए, तो क्या ज़्यादा नमक यूज़ करोगे कि मम्मी आज 2 की जगह 4 चम्मच नमक डालना, नमक सस्ता हो गया? ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा, क्योंकि हम लोग उस पर ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा सोचेंगे नहीं उसके बारे में। सस्ता हो गया तो ज़्यादा नमक खाएं, ऐसा नहीं हो सकता ना। और सपोज महंगा हो गया, 20 रुपये की जगह 50 रुपये नमक हो गया, मम्मी नमक नहीं डालना अब खाने में, भाई बहुत महंगा नमक हो गया, ऐसे कैसे, ये तो देश का नमक विदेश का नमक हो गया, ऐसे कैसे हो गया? तो बेटा ज़्यादा प्राइस हो जाने पर हम लोग क्या नमक बिना खाना खाएंगे? नहीं, हमको कुछ असर ही नहीं पड़ेगा, हमको जितना नमक चाहिए उतना ही नमक यूज़ करेंगे ना हम लोग। आया समझ में। तो ये लो प्राइस गुड्स हैं, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते इतना ज़्यादा, 1-2 रुपये प्राइस इधर उधर हो भी गया तो फ़र्क नहीं पड़ता है। आया समझ में। ये लॉ ऑफ डिमांड में नहीं आता है, दीज आर द एक्सेप्शनल गुड्स। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक को पढ़ो अच्छी तरह, कोई भी डाउट्स हो एट एनी टाइम गिव मी अ कॉल, मेरा नंबर दिया हुआ ही है 9724404593। सो कोई भी डाउट हो बेटा कॉल मी एट एनी टाइम, मैं आपको समझा दूंगा। वीडियो देखते रहो, बार बार देखते रहो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, उसको अच्छी तरह पढ़ो, अच्छी तरह समझो। आया समझ में। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।